नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 6 भूगोल चैप्टर 4 नोट्स है ये, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए क्योंकि क्लास 6 के बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो इस बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 की बात करेंगे तो क्लास 6 भूगोल चैप्टर 4 नोट्स मानचित्र अर्थात मैप्स की आज हम बात करने वाले हैं। इस चैप्टर से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण नोट्स के पॉइंट हैं, ये शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्लाइड से। सबसे पहला स्लाइड हमारा कहता है मानचित्र अर्थात मैप्स। मानचित्र से आप क्या समझते हैं? मैप क्या होता है? इसके बारे में जान लेते हैं। पृथ्वी की सतह या उसके किसी एक भाग को जब कागज पर छोटे पैमाने से चित्र के रूप में बनाया जाता है तो उस चित्र को हम मानचित्र कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, पृथ्वी की सतह जो होती है, पृथ्वी का जो परिधि होता है, जिस सतह पे हम रहते हैं, जिस सतह पे जैव मंडल है, जिस सतह पर समाज बनता है, देश बनते हैं, राज्य बनते हैं, मनुष्य का निवास स्थान होता है, उस भाग को, तो वो भाग तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन अगर उसी भाग को एक छोटे से कागज पर पैमाने के रूप में चित्र की तरीके से बनाया जाता है, तो उस चित्र को हम मानचित्र कहते हैं। किसी भी गोल सतह को चपटी सतह पर चित्रित करना बहुत मुश्किल होता है। जब कोई भी गोल सतह होता है तो उसे चपटी सतह पर मतलब एक समतल कागज पर वापस उसी तरीके से बनाना बहुत परेशानीदायक होता है या फिर आप कह सकते हैं बहुत कठिन होता है। इसके लिए खास रूप से प्रशिक्षित लोग ही मानचित्र बनाते हैं, जो बहुत ही इन चीजों के जानकार होते हैं या फिर जिन्होंने इसमें विशेषज्ञता हासिल की है, काफी उसमें पढ़ाई किया है, नॉलेज लिया है, एक्सपेरिमेंट किया है। उन्हीं लोगों के माध्यम से इस प्रकार के चित्र का निर्माण होता है। ऐसे विशेषज्ञ को कार्टोग्राफर कहते हैं। क्या कहते हैं? जो व्यक्ति मानचित्र वगैरह बनाता है, नक्शा वगैरह बनाता है, उसे हम कार्टोग्राफर के नाम से जानते हैं। कार्टोग्राफर हम वैसे ही व्यक्ति को कहते हैं जो बहुत ही बारीकी से मानचित्र को पेपर पर चित्रित कर दे, बना दे, वो क्या कहलाता है? कार्टोग्राफर कहलाता है। तो ये हमारा मानचित्र के बारे में था। आपने बहुत सारे ऐसे मानचित्र की तस्वीर को देखा होगा जो कई सारे ऑफिसेज में लगे होते हैं, कई सारे घरों में लगे होते हैं। तो ये वही मानचित्र है जिन्हें कार्टोग्राफर के द्वारा बनाया जाता है। तो मानचित्र कहने का मतलब है कि ये बहुत आसानी से बनाया भी नहीं जाता। ये बहुत ही बारीकी काम है और बहुत ही मुश्किल काम होता है। ये वही लोग बनाते हैं जिनको इन चीजों के बारे में काफी गहरा नॉलेज होता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर कहते हैं। पॉइंट हमारा कहता है मानचित्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैप के बारे में हम बात करेंगे। मानचित्र तो ऐसे कई प्रकार के होते हैं। मैं आपको कुछ मुख्य रूप के मानचित्रों के बारे में बता देता हूं, जिसमें पहला हमारा है भौतिक मानचित्र, दूसरा हमारा है राजनैतिक मानचित्र और तीसरा है थैमेटिक मानचित्र। अब ये तीन प्रकार के मानचित्र है। पहला नंबर, ये हमारा दूसरा नंबर है, ये हमारा तीसरा नंबर है। पहले नंबर के मानचित्र को हम भौतिक मानचित्र कहते हैं, दूसरे नंबर के मानचित्र को राजनैतिक मानचित्र कहते हैं और तीसरे नंबर के मानचित्र को थीमैटिक मानचित्र कहते हैं। मुख्य रूप से अगर आपसे मानचित्र के बारे में पूछा जाता है तो यही तीन प्रकार के मानचित्र होते हैं जो मुख्य रूप से हमारे यहाँ पाए जाते हैं या फिर जिनका उपयोग आम व्यक्ति अपने जीवन परिचय के लिए या फिर अपने देश के बारे में जानने के लिए या फिर एक जगह से दूसरे जगह के दूरी को जानने के लिए या फिर वहां की भौतिक स्थिति को जानने के लिए करते हैं। तो ये तीन प्रकार के मानचित्र हैं, भौतिक मानचित्र, राजनैतिक मानचित्र और थीमैटिक मानचित्र। अब हम बात करेंगे भौतिक मानचित्र के बारे में कि भौतिक मानचित्र होता क्या है। भौतिक मानचित्र हम किसे कहते हैं? जिस मानचित्र पर पृथ्वी की भौतिक संरचनाएं जैसे कि पहाड़, मैदान, पठार, मरुस्थल, नदियां, समुद्र आदि को दर्शाया जाता है। ध्यान से समझिएगा, भौतिक मानचित्र क्या होता है? जिस मानचित्र पर पृथ्वी की भौतिक संरचनाएं जैसे कि पहाड़, मैदान, पठार, मरुस्थल, नदियां, समुद्र आदि हो गया,
इन सभी चीजों को दर्शाया जाता है, उसे हम भौतिक मानचित्र कहते हैं। 1 नंबर के लिए आपके लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है भौतिक मानचित्र क्या होता है? तो आप बताएंगे जिस मानचित्र पर पृथ्वी की भौतिक संरचनाएं होती है, जैसे पहाड़ों को दिखाया जाता है, मैदानों को दिखाया जाता है, पठारों को दिखाया जाता है, मरुस्थल को दिखाया जाता है, नदियों को दिखाया जाता है, समुद्र को दिखाया जाता है, उसे भौतिक मानचित्र कहते हैं। इसे उच्चावच मानचित्र भी कहा जाता है। भौतिक मानचित्र का ही दूसरा नाम उच्चावच मानचित्र भी होता है। तो ये हमारा भौतिक मानचित्र था। दूसरा हमारा है राजनीतिक मानचित्र। अब हम राजनीतिक मानचित्र के बारे में जान लेते हैं। जिस मानचित्र पर शहर, महानगर, राज्य, देश आदि की सीमाओं को दिखाया जाता है, उसे हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। मैंने आपको पहले वाले स्लाइड में बताया था, पहला हमारा क्या था? भौतिक मानचित्र। दूसरा हमारा है राजनैतिक मानचित्र। तीसरा हमारा है थीमेटिक मानचित्र। तो इसमें पहला भौतिक मानचित्र में तो मैंने आपको बता दिया, पहाड़, मैदान, पठार, मरुस्थल, नदियां, समुद्र इत्यादि इन्हीं प्रकार के मानचित्रों में होता है। दूसरा राजनीतिक मानचित्र है, जिस मानचित्र पर शहर के बारे में बताया जाए, अर्थात सिटी के बारे में बताया जाए, महानगर के बारे में बताया जाए, राज्य के बारे में, देश के बारे में, देश की सीमाओं को दर्शाया जाता हो, वैसे मानचित्र को हम राजनैतिक मानचित्र कहते हैं। तीसरे नंबर पे हमारा है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र में विशेष जानकारी होती है, एक अलग प्रकार की जानकारी होती है, इंफॉर्मेशन होता है। इसमें आपको सड़क का मानचित्र देखने को मिलेगा, रेल का मानचित्र देखने को मिलेगा, वायु मार्ग का मानचित्र देखने को मिलेगा, लोहा उत्पादन का मानचित्र, जनसंख्या मानचित्र इत्यादि आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये 3 प्रकार के मानचित्र हैं, जिसमें से तीनों मानचित्र इंपॉर्टेंट हैं। भौतिक मानचित्र भी, राजनीतिक मानचित्र भी और थीमेटिक मानचित्र भी। थीमेटिक मानचित्र में सड़क, रेल, पानी का रास्ता या फिर लोहा उत्पादन के वाले जगह, फैक्ट्री, कारखाने इत्यादि इसमें आपको दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है मानचित्र के घटक क्या है। अब मानचित्र के घटक से आप क्या समझते हैं? एक ग्लोब बड़ा ही उपयोगी होता है। ग्लोब जो होता है वो बहुत ही उपयोगी होता है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं होती है। मतलब ग्लोब जो है वो तो उपयोगी होता ही है, इसीलिए तो अक्सर आपको मतलब कि दुनिया भर के हर एक जगह पर, बड़े-बड़े ऑफिसेज में, छोटे-छोटे ऑफिसेज में, घरों में भी, दीवारों पे भी आपको ग्लोब दिख जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब आपको पूरी पृथ्वी के बारे में मोटी-मोटी जानकारी चाहिए होता है, तब हम क्या करते हैं? ग्लोब का इस्तेमाल करते हैं। जब हमें अर्थ के बारे में, जब हमें पृथ्वी के बारे में मतलब विशेष जानकारी चाहिए होता है, मोटा-मोटा जानकारी, कहाँ कौन-सा देश है, किस एरिया में है, उसके पड़ोसी देश कौन-कौन से हैं, तो ऐसी जानकारी के लिए हम ग्लोब का इस्तेमाल करते हैं। ग्लोब पर किसी देश या राज्य के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं होती है। ग्लोब जो होता है, उसमें किसी देश के बारे में या राज्य के बारे में बहुत अच्छी-अच्छी जानकारी या फिर बहुत मतलब नज़दीक वाली जानकारियाँ अवेलेबल नहीं होती। जब किसी छोटे स्थान की हम अगर विस्तृत जानकारी की ज़रूरत होती है, तो हम उसके लिए किस चीज़ का उपयोग करते हैं? मानचित्र का इस्तेमाल करते हैं। मोटा-मोटा जानकारी के लिए तो हम ग्लोब का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हमें बहुत ही बारीकी से इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए होता है वहाँ के बारे में, तो उसके लिए हम मानचित्र का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है मानचित्र के 3 घटक होते हैं। अब हम मानचित्र के बारे में जान लेते हैं कि मानचित्र के कौन-कौन से घटक हैं। तो मानचित्र के मुख्य रूप से 3 प्रकार के घटक होते हैं। पहला हमारा है दूरी, दूसरा हमारा है दिशा और तीसरा हमारा है प्रतीक। अब देखिए मानचित्र के 3 घटक के बारे में जान लेते हैं। पहला हमारा दूरी है, दूसरा हमारा दिशा है और तीसरा हमारा प्रतीक है। तो ये मानचित्र के 3 घटक के रूप में जाने जाते हैं। अब हम अगले स्लाइड की तरफ में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने दूरी यहाँ पे आपको बताया था घटक में पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे हमारा दिशा है, तीसरे नंबर पे हमारा प्रतीक है। तो सबसे पहले हम दूरी के बारे में बात कर लेते हैं कि दूरी क्या है। मानचित्र एक द्वियामी रेखांकन होता है। यह पूरे विश्व या किसी एक भाग को कागज के छोटे टुकड़े पर दिखाता है।
दूरी के माध्यम से जो मानचित्र होता है ना, ये एक रेखांकन होता है, मतलब रेखाओं के माध्यम से इसकी गणना की जाती है। यह पूरे दुनिया में किसी एक भाग से दूसरे भाग को एक छोटे से टुकड़े पर ही दिखाया जाता है। मानचित्र बताते समय मैंने आपको पहले भी बताया था कि मानचित्र बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या होता है? कार्टोग्राफर होता है। जब कार्टोग्राफर किसी भी प्रकार के मानचित्र को बनाता है तो इस बात का ध्यान रखता है कि दो स्थानों के बीच की जो दूरी होती है ना, जो डिस्टेंस होता है, वो सही-सही दिखाया जाए। क्योंकि ऐसे में कोई व्यक्ति अगर किसी एक जगह से दूसरे जगह तक जाने की इच्छा रखता है और वहां से वो डिस्टेंस कैलकुलेट करता है और मानचित्र में यदि सही दूरी नहीं दिखाया जाए तो इसमें गलत अंदाजा उत्पन्न हो सकता है और फिर इससे दो स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी पता करने में मदद मिलता है। यदि सही तरीके से वहां पे दूरी को बताया जाए तो इससे क्या होता है कि दो स्थानों के बीच की दूरी पता करने में हेल्प प्राप्त होता है। के लिए एक समुचित पैमाने का इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए कि दिल्ली और पटना के बीच में 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। एग्जाम्पल के लिए आप तो समझ ही सकते हैं ना कि दिल्ली से लेके पटना के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1000 किलोमीटर के आसपास है। अब मान लीजिए कि मानचित्र पे इसकी दूरी को 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा द्वारा दिखाया गया है, क्योंकि ऐसी स्थिति में 1 सेंटीमीटर द्वारा 100 किलोमीटर को दिखाया जाएगा। तो 10 सेंटीमीटर बोले तो 1000 किलोमीटर हो जाएगा। तो ऐसे पटना और दिल्ली के बीच की दूरी को मापा जा सकता है। इसलिए इस मानचित्र का पैमाना 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर होता है। ज्यादातर मानचित्र में आप देखेंगे भी मानचित्र के साइड में कहीं ना कहीं उसके अंदर के पैमाने के बारे में जरूर लिखा रहता है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर। तो ऐसे में इस पैमाने को यहाँ पे बताया जाता है जिसके माध्यम से मानचित्र के द्वारा डिस्टेंस को कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है छोटे पैमाने वाला मानचित्र। अब छोटे पैमाने वाले मानचित्र के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि क्लास 6 के बच्चों के लिए यहाँ से शुरुआत है मानचित्र के बारे में, ग्लोब के बारे में, ग्लोब के डिस्टेंस के बारे में, दूरी के बारे में, कैसे हम पता लगाते हैं उसके बारे में, मानचित्र बनाने वाले के बारे में। तो यहाँ से आपको बड़े ही ध्यान से चीजों को समझना होगा कि छोटे पैमाने वाले मानचित्र क्या होते हैं। जब किसी छोटे मानचित्र पर एक बड़ा क्षेत्र दिखाया जाता है तो इस छोटे पैमाने वाले मानचित्र को हम छोटे पैमाना वाला मानचित्र कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, जब किसी छोटे मानचित्र पर एक बड़ा क्षेत्र दिखाया जाता है, मतलब एक छोटे से पेज के ऊपर बड़ा से बड़ा क्षेत्र या फिर एक पूरे देश को या कई सारे देशों को या फिर एक महादेश को अगर उसी के ऊपर दर्शाया जाए तो इसे हम छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जैसे कि किसी देश या राज्य का मानचित्र आपको देखने को मिले तो ये क्या कहलाएगा? ये छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहलाएगा। वहीं पे हम बात करेंगे बड़े पैमाने वाला मानचित्र। तो जब किसी मानचित्र पर एक छोटे क्षेत्र को दिखाया जाता है, अब ध्यान से समझिएगा, जब किसी भी मानचित्र की हम बात कर लें, एक छोटे क्षेत्र को दिखाया जाता है तो इसे बड़े पैमाना वाला मानचित्र कहते हैं। यह क्या होता है? किसी गांव या शहर का मानचित्र हो सकता है। इसमें छोटे मानचित्र पर मतलब कि एक बड़ा क्षेत्र दिखाया जाता है और बड़े मानचित्र पर जब एक छोटा क्षेत्र दिखाया जाए तो यह बड़े पैमाना वाला मानचित्र कहलाएगा। जैसे कि गांव हो गया, जैसे कि शहर हो गया। और बड़े पैमाने वाले मानचित्र में से हमें विस्तृत जानकारी मिलती है। वहां पे छोटे छोटे मुद्दों को भी दर्शाया जाता है, सड़क, गलियां, पेड़ पौधे, नदियां, पहाड़ियां, जंगल, ये सारी चीजों को वहां पे दर्शाया जाता है। और ये सारी चीजों को दर्शाना छोटे पैमाने वाले मानचित्र पर संभव नहीं होता है, क्योंकि छोटे पैमाने वाले मानचित्र पे आप सभी चीजों को विस्तारित रूप से नहीं बता पाएंगे। पॉइंट हमारा कहता है दिशा अर्थात डायरेक्शन। देखिए हमने पहले वाले स्लाइड में यहाँ पे बात किया था मानचित्र के मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं, जिसमें पहले नंबर पे हमने दूरी को अभी कंप्लीट किया। अब दूसरे नंबर पे हमारा दिशा आता है। तो ये सारी चीजें दूरी के बारे में तो हमने पढ़ लिया, अब हम दिशा के बारे में जान लेते हैं। मानचित्र में दिशा के बारे में भी जानकारी होती है।
मानचित्र की अगर हम बात करें तो इसमें डायरेक्शन के बारे में भी इंफॉर्मेशन होता है। अधिकतर मानचित्र पर आपको ऊपर की ओर इंगित करते हुए तीर के साथ ऊ लिखा मिलेगा। ऊ लिखा हुआ कहने का मतलब है कि यह उत्तर दिशा को दर्शाता है। जब एक बार उत्तर दिशा का पता चल जाता है तो आप अन्य दिशाओं का पता आसानी से कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जब आपको किसी भी मानचित्र के ऊपर ऊ लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि वो उत्तर दिशा को दर्शाता है। और जब आपको उत्तर दिशा पता चल जाता है तो आपको ये भी पता चल जाता है पूरब, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर किधर है, और फिर आप जाके सभी दिशाओं के बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम को प्रधान दिग बिंदु कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम को प्रधान दिग्बिंदु के नाम से जानते हैं। कुछ मानचित्रों में बीच की दिशा जैसे उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम को भी दिखाया जाता है। हम बात कर लेते हैं प्रधान दिग्बिंदु के बारे में। तो देखिए, चार मुख्य दिशाएं जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दिखाया गया है, वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। प्रधान दिग्बिंदु का मतलब होता है चार मुख्य दिशा। अब तो चार ही मुख्य दिशाओं के बारे में हमें मुख्य रूप से पढ़ना भी होता है। पहले नंबर पे उत्तर, दूसरे नंबर पे दक्षिण, तीसरे नंबर पे पूर्व और चौथे नंबर पे पश्चिम दिशा। ये सब क्या है? ये सब प्रधान दिग्बिंदु होते हैं। अब हम बात दिक्सूचक की कर लेते हैं। कंपास, इंग्लिश में आपने अक्सर नाम सुना होगा कंपास का, इसको हिंदी में हम दिक्सूचक अर्थात दिशाओं की सूचना देने वाला ही दिक्सूचक कहलाता है। यह एक यंत्र है, यह एक प्रकार का यंत्र है जिससे किसी भी स्थान पर दिशा का पता आसानी से किया जा सकता है। कंपास के माध्यम से ना किसी भी स्थान पे आप दिशाओं का पता लगा सकते हैं। इस यंत्र में एक वृत्ताकार डिब्बी में एक चुंबकीय सुई होती है, मतलब मैग्नेटिक एक आपको निडल देखने को मिलेगा। चुंबकीय सुई जो है हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ होता है। याद रखिएगा, ये जो हम कंपास यूज करते हैं इसमें मैग्नेटिक एक निडल लगा होता है जो हमें हमेशा दिशाओं का ज्ञान देता है। या सुई जो होता है ना, ये जो निडल होता है, ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ होता है। सदियों से, कहने का मतलब है आज से नहीं, आज तो हम बहुत ही अपडेटेड हो गए हैं, हमारी टेक्नोलॉजी पहले से बहुत बेहतर हो गई है। लेकिन पहले के समय में भी जब ये सारी चीजें नहीं थी, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट नहीं था, तो लोग जब जहाजों के माध्यम से समुद्रों में सफर किया करते थे तो मुसाफिरों और नाविकों द्वारा चुंबकीय सुई का उपयोग होता था। ये ध्यान रखिएगा उस समय भी, क्योंकि समुद्र में तो अगर दिशा का ज्ञान न हो तो व्यक्ति खो जाएगा, वहां पे भटक जाएगा। इसीलिए इन्हीं दिक्सूचक कंपास का उपयोग समुद्र के मुसाफिर आज से 100, 200, 500, 1000 साल पहले भी किया करते थे, जिससे उनको दिशाओं का ज्ञान होता था। रूढ़ प्रतीक, देखिए कार्टोग्राफर, आपको मैंने पहले भी बताया है कि कार्टोग्राफर वो व्यक्ति होते हैं जो मानचित्रों का निर्माण करते हैं। तो कार्टोग्राफर जो होते हैं वो अन्य जानकारियों को भी, इंफॉर्मेशन को भी दिखाते हैं, जैसे कि प्रमुख भवन, संरचनाएं, नदियां, कुआं, डाकघर आदि। इन चीजों को उनके चित्रों से मानचित्र के छोटे से स्थान में दिखाना संभव नहीं होता है। इसीलिए इन चीजों को प्रतीकों द्वारा दिखाया जाता है, मतलब एक ऐसा सिंबल के माध्यम से दिखाया जाता है जिससे लोग उन चीजों को पता कर सके। इसके लिए रूढ़ प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है जो अंतरराष्ट्रीय सहमति से बनाए गए हैं, मतलब कि पूरे विश्व में जिन सिंबल्स का उपयोग किया जाता है वो केवल और केवल भारत के लिए नहीं है, बल्कि विश्व के सभी देश उन्हीं रूढ़ प्रतीक अर्थात सिंबल का उपयोग करते हैं। मानचित्र में आपने अक्सर पहाड़ों को भूरे रंग से और मैदानों को हरे रंग से और जलाशयों को नीले रंग से और पठारों को पीले रंग से दिखाया जाता है। तो ये प्रतीक जो है, ये सिंबल जो है, ये जो तरीका है, ये विश्व के सभी देशों के द्वारा अपनाया जाता है। सभी देश इसी सिंबल्स को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है रेखा चित्र। रेखा चित्र, स्केच। अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं
स्मृति पर आधारित चित्र को रेखा चित्र कहते हैं। याद, दिमाग से चीजों को जो समझा जाता है, जैसे रेखा चित्र किसी पैमाने पर आधारित नहीं होता, कोई भी क्रियाकलाप के माध्यम से नहीं बनाया जाता। यदि आपको अपने मित्र को अपने घर का रास्ता बताना है तो आप एक रेखा चित्र बनाकर बता सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों आपका विद्यालय कहाँ है, तो आप अपने घर से विद्यालय का रास्ता बताओगे। यहाँ से चलने के बाद दायां घूम जाते हो, फिर सीधा, फिर उसके बाद और सीधा आना होता है, फिर यहाँ पे एक चौराहा है, इस चौराहा से हमें फिर यहाँ जाना होता है। तो ये एक रेखा चित्र है जिसके माध्यम से आप अपने हिसाब से अपने मानचित्र को अपने दोस्त या किसी भी मित्र या किसी भी व्यक्ति को बताने में सक्षम हो पाते हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है खाका, आउटलाइन। जब किसी छोटे क्षेत्र को एक बड़े पैमाने पर दिखाया जाता है, एक छोटा क्षेत्र को जब हम बड़े पैमाने पर दिखाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? खाका कहा जाता है। मकान का नक्शा दिखाने के लिए आर्किटेक्ट, वास्तुशास्त्री खाके का ही इस्तेमाल करते हैं। ध्यान से याद रखिएगा, खाका जो है, आउटलाइन जो है, जब किसी छोटे क्षेत्र को बताने के लिए बड़े पैमाने का उपयोग किया जाता है तो इसे हम खाका कहते हैं। और मकान का नक्शा दिखाने के लिए आर्किटेक्ट, वास्तुशास्त्री खाके का इस्तेमाल ही करते हैं। इस प्रकार से आपने देखा क्लास 6 जियोग्राफी भूगोल चैप्टर 4 नोट्स, मानचित्र चैप्टर का नाम था, इंग्लिश में इसे हम मैप कहते हैं, यहाँ पे समाप्त हो गया। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।